कला एवं संस्कृति भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं इस समय, आईएएस हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, आपका जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें यहां से प्रश्न अवश्य आते हैं, पूछे ही जाते हैं यहां से प्रश्न। तो ये विषय वस्तु अपने आप में बहुत महत्व रखती है और आज से अब आप इसकी मेरे साथ शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, शून्य से पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर की आपकी चाहे जो भी समझ रही हो, अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, मेरे साथ आर्ट एंड कल्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब जब भी कोई हम सब्जेक्ट शुरू करते हैं, सब्जेक्ट की शुरुआत में पहले मैं आधारभूत क्लास रखता हूं और मैं लगभग 2 से 3 आधारभूत क्लास रखूंगा जिससे आपका बेस क्रिएट हो सके, आप विषय वस्तु को समझ पाए, विषय वस्तु कितना व्यापक है। और जब बात आधारभूत की आती है कि कला एवं संस्कृति की आधारभूत समझ हम कैसे विकसित करें, तो यहां पर 3 चीजें हैं। यदि 3 चीजों को हम समझ जाएं तो हम किसी भी विषय वस्तु का फाउंडेशन समझ जाते हैं। तो शुरुआत में इन 3 चीजों से करूंगा। सबसे पहली बात यह होती है कि इस विषय वस्तु का विस्तार कितना है, यह विषय वस्तु है कितनी विस्तृत। और मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, पेन कागज लेकर बैठिएगा, प्रॉपर अब आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, साथ साथ लिखते हुए चलना है। जो चीजें मैं बोलूं यहां पे लिखूं उनको नोट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बुक, एक अलग नोटबुक कला आर्ट एंड कल्चर की आप बना के चलिएगा। कोशिश रहेगी कि आपके व्यवस्थित नोट्स बनते हुए चलें। जहां पे मुझे लगेगा कि बोल के लिखवाना भी है, मैं लिखवा भी दूंगा, पर कोशिश ये करिएगा अपनी समझ के आधार पे। मेरा प्रयास यहां पर यह होने वाला है कि मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूं, क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाएं। और इसके लिए जितना समझाना पड़ेगा, साथ ही मैं इन्फोग्राफिक भी रखूंगा, पीछे आपको इमेजेस दिखेंगी, इमेज के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना। वो चीज आप देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे, ठीक है। कुछ असाइनमेंट्स भी आपको दूंगा, घर से एक टॉपिक पढ़ के आना, इसके लिए वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, इसलिए अब आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए। तो अब चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, कला एवं संस्कृति की आधारभूत समझ। पहला लेक्चर यही है हमारा, कला एवं संस्कृति की आधारभूत समझ। की आधारभूत समझ। यदि आप अपने सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, हर जगह इससे क्वेश्चन पूछता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हर जगह यहां से क्वेश्चन आते ही आती हैं, हर हालत में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे क्वेश्चन आएंगे यहां पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आना है। यह टॉपिक अपने आप में बहुत महत्व रखता है, आप लोग सभी जानते होंगे। अभी तक मैंने इतिहास बहुत समग्रता से पढ़ाया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता के उपरांत भारत, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति भी मैंने कई बार पढ़ाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज के सेशन से अब आप ये मान के चलिए कि आर्ट एंड कल्चर एक नए रूप में आप पढ़ रहे हैं। ये आप हेडिंग डाल लीजिए, समझ। आधारभूत समझ में हम 3 पक्षों को समझने का पहले प्रयास करेंगे। शुरुआत हमारी 3 पक्षों को समझने से होगी। पहली बात, विषय वस्तु का विस्तार कितना है। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा विषय वस्तु का विस्तार, कि कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो उसका कितना विस्तार है, उसका रूप कितना है, आकार कितना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कितना पढ़ना है। और एक चीज और बता रहा हूं, मैं प्री और मेंस के लिए अलग अलग नहीं पढ़ाता हूं। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो चीज को इस तरीके से पढ़ाता हूं कि वो प्री में भी काम आए और मेंस में भी काम आए, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विषय वस्तु का विस्तार समझेंगे। अब जब विषय वस्तु का विस्तार समझते हैं तो हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा में इस विषय वस्तु की उपयोगिता कितनी है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पीवाईक्यू समझने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना होता है। तो हम यहां पे प्रीलिम्स प्लस मेंस के पीवाईक्यू भी साथ साथ कोशिश करेंगे कि आप समझते चले जाएं, प्री के पीवाईक्यू और साथ ही मेंस के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। दूसरा पक्ष रहेगा हमारा। और तीसरी चीज, जैसे जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, और तीसरा है आपका विस्तृत अध्ययन। विस्तृत अध्ययन, अध्ययन जब हम विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे उससे पहले ही आधारभूत समझ के अंतर्गत मैं आपको विषय वस्तु के विस्तार के अंतर्गत विषय वस्तु की समझ भी विकसित करता हुआ चला जाऊंगा,
ताकि आपके दिमाग में चीजें उलझन ना रहें, जो डाउट है डाउट क्रिएट ही ना हो। दो चीजें होती हैं छात्र के साथ। मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 10 साल का, शिक्षण कार्यशैली से 10 साल से मैं जुड़ा हूं, और 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज सीखी है। छात्र के अंदर सबसे ज्यादा समस्या होती है कि वो पूछता नहीं है क्लास में। मैं चाहता हूं हमारी जो क्लासेस रहे ना, इसमें आप पूछिए। कमेंट सेक्शन आपके पास है, डाउट सेशन आपके पास है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिलेगा। जो बच्चे फाउंडेशन बैच में हैं सबके पास टेलीग्राम ग्रुप है, वहीं पर ऐप में टेलीग्राम ग्रुप का भी ऑप्शन लगा हुआ है। संवादात्मक स्थिति में रहेंगे हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और है, या तो मैं इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ कि आपको डाउट आ ही नहीं रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है कि चलिए मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं, और मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरा शिक्षण कौशल यही है कि मैं आपके डाउट आपके दिमाग में विकसित ही ना होने दूँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि चिंतन करिए, चीजों को निकालिए। जितना मंथन करेंगे हम किसी चीज में, उतना अच्छा हम चीजों को बेहतर निकाल सकते हैं, उससे अमृत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लास में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कुछ पॉइंट आपके होने चाहिए, कुछ पॉइंट मेरे होने चाहिए, सब कुछ मिला के हम इस क्लास को चलेंगे। तो सबसे पहले विषय वस्तु का विस्तार समझते हैं। ठीक है, कला एवं संस्कृति आपके तीनों पक्षों में इंपॉर्टेंट है। इसका प्रारंभिक परीक्षा, आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, और साक्षात्कार में, तीनों में एक काम आने वाला विषय वस्तु है। साथ ही यह विषय वस्तु करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। यह विषय वस्तु आपका करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब हम इतिहास की बात करते हैं, देखिए जो इतिहास है, इतिहास को बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए आज तक। छात्रों में भी ये रहता है कि अरे आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इतिहास क्यों पूछा जाना चाहिए। दरअसल इतिहास होता है समय काल का प्रामाणिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। बहुत आसान भाषा में, समय काल का प्रामाणिक अध्ययन, और प्रामाणिक अध्ययन में समय लगता है। जब भी कोई चीज का हम प्रामाणिक अध्ययन करते हैं ना, तो उसमें समय लगता है। वो ऐसे नहीं रहता कि प्रामाणिक अध्ययन कभी भी किसी समय काल में हो जाए। प्रामाणिक अध्ययन एक मतलब अपने आप में सब्जेक्टिव विषय है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में यदि हम लोहे की बात करें, लोहे की प्राचीनता की बात करें, तो लोहे की प्राचीनता 1000 बीसी थी, है ना। 1000 बीसी यानी उत्तर वैदिक काल जहां से चालू होता है। लेकिन अभी हाल ही में प्रामाणिक अध्ययन ऐसे हुए कि तमिलनाडु में वही 3300 बीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले भारत में लोहे का उपयोग किया जाता था, जिसकी प्राचीनता विश्व में सबसे प्राचीन है। अभी तक टर्की, एशिया माइनर और इन सब क्षेत्रों में लोहे, तो यानी अब इतिहास क्या है, अपना रूप बदल रहा है, उसकी प्रामाणिकता बदल रही है। इतिहास एक प्रामाणिक अध्ययन है। इतिहास एक ऐसा ही अध्ययन नहीं है कि कुछ भी लिख दिया गया। जो इतिहासकार है वो प्रॉपर एविडेंस के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे, प्रामाणिकता के आधार पे, तथ्यों के आधार पे एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, एक विज्ञान, एक साइंस है इतिहास। और इतिहास को दूसरी चीज मैं और कहता हूं, देखो इतिहास का ही विस्तार है कला एवं संस्कृति, इतिहास से ही जुड़ाव रखता है। जब किसी समाज में समृद्धि, देखिए हर समाज में सभ्यता और संस्कृति दोनों का ही स्वरूप रहता है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे दो शब्द यूज कर रहा हूं, सभ्यता और संस्कृति। किसी भी समाज में सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों का स्वरूप हर समय निरंतर चलता रहता है। जैसे वर्तमान में आप जी रहे हैं, है ना, ये तो आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों चीजें हैं। इस समय एक सभ्यता भी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, और 21वीं सदी का भारत जो है वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, तकनीकी से जुड़ा हुआ है। आज तकनीकी का युग चल रहा है, मशीनीकरण का युग चल रहा है। आज हम औद्योगिकरण के चरम अवस्था में पहुंचने की स्थिति में हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो समय काल चल रहा है, सभ्यता और संस्कृति, लेकिन आपको क्या लगता है, देखिए दोनों में अंतर है। सभ्यता बाह्य पक्ष है, सभ्यता आपका बाह्य पक्ष है। क्या है ये आपका बाह्य पक्ष, बाह्य पक्ष, और संस्कृति आपका आंतरिक पक्ष है, आंतरिक पक्ष है। सभ्यता बाह्य पक्ष है और संस्कृति आंतरिक पक्ष है।
सभ्यता समय के साथ बदलती रहती है, इसमें बदलाव का रुख पाया जाता है। जब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, संस्कृति निरंतर रहती है, तभी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं ना, भारतीय संस्कृति निरंतर रही, बहुत सारी संस्कृतियां खत्म हो गई। और यदि हम किसी भी देश के सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें तो कोई भी देश, किसी भी देश के सांस्कृतिक मूल्य, उस देश की परंपराएं, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस देश की भौगोलिक स्थिति, उस देश की जलवायु दशाओं से प्रभावित होती है। आज भारत की जो संस्कृति है, अब आप देखिए, आप भारत की यदि बात करें, हमारी सोच क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। G20 शिखर सम्मेलन में हमने उसको रूप को दिखाया भी, या फिर हमारी पूरी विदेश नीति इसी पर टिकी हुई है, पूरे विश्व को हम परिवार लेकर चलते हैं। हमारा देश अमेरिका फर्स्ट की नीति पे काम नहीं करता है कि नहीं नहीं केवल अमेरिकन के लिए ही। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार है। आज यूक्रेन को तकलीफ है, आज फिलिस्तीन को तकलीफ है, आज इजराइल को तकलीफ है, आज रूस को तकलीफ है, सब पे भारत खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन से भी मिलते हैं तो रूस से भी मिलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, मतलब आप समझिए इस बात को, ये तो मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। लेकिन आप देश में भी देखेंगे, स्थानीय स्तर पर चिंतन में, रहन सहन में, वेशभूषा में, खान पान में, त्योहारों में, नृत्य में, परंपराओं में, आप देखिए, आप जो गुजरात की प्रथाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की प्रथाएं हैं क्या? काफी कुछ मिल रहा होगा, लेकिन काफी कुछ एक दूसरे से उसको एक विभिन्न परिस्थिति भी प्रदान कर रहा होगा, जिसको कहते हैं हम विविधता में एकता। पूरे भारत में जो तमिलनाडु का कल्चर है, क्या वो उत्तर भारत का कल्चर है? जो बिहार का कल्चर है, क्या वो महाराष्ट्र का कल्चर है? जो बिहार की भाषा है, क्या वो महाराष्ट्र की भाषा है? भाषाई विविधता है ना, भाषाई विविधता, धर्मगत विविधता, जातीय विविधता, इतनी सारी विविधताओं का देश है भारत। और औद्योगिक क्रांति के बाद भौतिकता ने जिस तरीके से, अध्यात्म का देश, अभी महाकुंभ आप लोगों ने देखा, एक ऐसा समीकरण बैठा जिससे पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया। 60 करोड़ से ज्यादा लोग उस पर्व में पहुंचे, उस महापर्व में पहुंचे। सरकार ने इस तरीके की व्यवस्थाएं की वहां पे। मैं भी महाकुंभ में था, और जब मैं महाकुंभ में था तो उस समय मैंने एक काम किया। मैं उस टाइम पे मैंने गाड़ी के नंबर देखता था। अच्छा, ये केरल गाड़ी, केरल का नंबर है, ये कर्नाटक का नंबर है, ये छत्तीसगढ़ का नंबर है, ये महाराष्ट्र का नंबर है, मैं आपको समझ, ये उड़ीसा का नंबर है। बड़ा मतलब अंदर से एक ऐसा, मतलब जब आप अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे ना, तो आपको एक अलग ही स्वरूप वहां पर दिखेगा, अलग ही आपके अंदर समझ विकसित होगी। तो जो संस्कृति होता है वो आंतरिक पक्ष होता है, और ये निरंतर रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ये एक तरीके से समझिए कि किसी भी समाज में निहित उच्चतम मूल्य जो है, उच्चतम मूल्य की जो चेतना है, वही उस समाज को ढालता है, उसकी परिष्कृति स्थिति को बनाता है। अभी बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा, अभी तो आधारभूत समझ की क्लास चल रही है, फिर मैं संस्कृति आपको लिखाऊंगा भी। मैं आसान भाषा में यदि एक लाइन में संस्कृति के बारे में आपको बताना चाहूं तो संस्कृति जीवन जीने की विधि है। जीवन जीने की विधि, जीवन जीने की विधि को संस्कृति कहते हैं, और कुछ नहीं है संस्कृति। समझ रहे हैं बात को? जीवन जीने की विधि, आपका खान पान कैसा है, और जीवन जीने की विधि अलग अलग जगह पे है, अलग अलग है, पहनावा अलग है। मैं दक्षिण भारत में जब केरल में था तो वहां का परिधान अलग था, है ना, तमिलनाडु का परिधान अलग है, हमारे उत्तर भारत का, पंजाब का परिधान अलग है, हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश बिहार में हम गमछा पहन के रहते हैं, है ना, गमछा बांध लेते हैं। तो ये एक विशेषता है हमारे देश की, हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति की। हर त्योहार में हम परिधान बदल देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात? सभी लोग एक एक करके चीजों को समझते जाइए, लिखते जाइए। अब विषय वस्तु के प्रवाह में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने आज तक इस तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है? तो इतिहास का ही विस्तार है कला एवं संस्कृति, इतिहास का ही हिस्सा है।
इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। इतिहास के कई पक्ष हैं। इतिहास का एक राजनीतिक पक्ष है, इतिहास का एक सामाजिक पक्ष है, इतिहास का एक आर्थिक पक्ष है, इतिहास का एक प्रशासनिक पक्ष है। तो इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इससे आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि आप इसी से फिर समझ पाएंगे आर्ट एंड कल्चर क्यों। इतिहास को मैं दूसरी भाषा में समाधान कहता हूं। यह समाधान है। इतिहास इसका नाम ही नहीं होना चाहिए, इसका नाम ही रखवा देना चाहिए। सब्जेक्ट का नाम बदलिए, इसका नाम है समाधान। किसका समाधान? यह समाधान है वर्तमान समस्याओं का समाधान। वर्तमान समस्याओं का समाधान। वर्तमान समस्याओं का समाधान। और क्यों है वर्तमान समस्याओं का समाधान? क्योंकि हमने अतीत में ऐसा क्या कर दिया जिससे वर्तमान भारत बना। या तो कुछ अच्छाइयां की होंगी, या तो कुछ गड़बड़ किया होगा। यदि अच्छाइयां की हैं तो उन अच्छाइयों में आज भारत का जो स्वरूप दिख रहा है, और यदि हमने कुछ गड़बड़ किया है, उसी का अध्ययन है, उसी का क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास हमें समाधान की ओर ले जाता है। इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास हमें बताता है कि आपको अपने वैल्यूज को किस तरीके से लेकर के चलना चाहिए ताकि आपके इतिहास में चीजें कभी भी बाधित ना हो। तो पहले तो थोड़ा सा चीजें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। अब हम आ रहे हैं, देखो इसी का एक पक्ष कला एवं संस्कृति है, इतिहास का ही। जब जब इतिहास में समृद्धि आई है, जब जब इतिहास युद्धों से मुक्त हुआ है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं। इतिहास का मतलब, इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। इतिहास का मतलब क्या है? समाधान। इतिहास का मतलब क्या है? समाधान। इतिहास क्या है? समय काल का प्रामाणिक अध्ययन, इसी को हम इतिहास कहते हैं। तो जब समय काल का प्रामाणिक अध्ययन करते हैं तो हम सब चीजें देखते हैं भाई कि उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यानी राज व्यवस्था क्या थी उस समय की। उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उस समय की प्रशासनिक स्थिति क्या थी, प्रशासनिक स्थिति क्या थी, उस समय का जीवन स्तर कैसा था, जीवन स्तर कैसा था, उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, उस समय का कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई स्थिति क्या थी, जिसको हम सांस्कृतिक स्थिति कहते हैं। या हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, कलात्मक स्थिति क्या थी और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। कलात्मक एवं सांस्कृतिक। कलात्मक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हम इस पक्ष को पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर ध्यान समझिएगा, इस पक्ष से कई पक्ष जुड़े भी हैं। इस समय हम ना तो राजनीति की स्थिति पढ़ने जा रहे हैं, ये प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन आधुनिक में पढ़ेंगे, है ना। इसमें तिथियों का क्रमवार अध्ययन, शासकों का क्रमवार अध्ययन, उस समय के युद्ध कैसे हुए, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, वो सारी कहानी यहाँ पर पढ़ते हैं आप लोग। हम आर्थिक स्थिति भी पढ़ने नहीं जा रहे बहुत डेप्थ में कि उस समय की इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, कैसी स्थिति रही, आर्थिक भी नहीं पढ़ने जा रहे। हम सामाजिक चेतना को यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन उस स्तर पे नहीं पढ़ेंगे। समाज की जब बात करते हैं तो समाज में महिलाएं भी आती हैं, है ना। ये सब चीजें भी नहीं पढ़ने जा रहे, इसीलिए पूरा सेपरेट किया गया ये सब्जेक्ट कला एवं संस्कृति। इसको क्योंकि इसके बहुत सारे पक्ष हैं, सामाजिक स्थिति के भी, इसके कुछ पक्ष उसमें पढ़ेंगे पर सारे नहीं पढ़ेंगे। हम क्या प्रशासनिक स्थिति पढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल ये भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों के जीवन स्तर को पढ़ने जा रहे हैं? ये भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि उस समय लोगों का रुझान, जो भी समय काल हम देखेंगे, जो भी समय काल इतिहास के हिसाब से ही चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या स्थिति रही, कलात्मक और सांस्कृतिक स्थिति। अच्छा, कलात्मक और सांस्कृतिक स्थिति तभी बनेगी जब समाज शांतिपूर्ण होगा। शांतिपूर्ण, आप मुझे बताइए यूक्रेन में कौन सा निर्माण कार्य चल रहा होगा?
कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा होगा। जब समाज रचनात्मक होगा, जब समाज रचनात्मक होगा, जब समाज द्वंद्वों से रहित होगा, रचनात्मक होगा, जब समाज द्वंद्वों से रहित होगा, जब समाज द्वंद्व मुक्त होगा, द्वंद्व मतलब युद्ध, द्वंद्व मुक्त समाज, रचनात्मक समाज, शांतिपूर्ण समाज, यदि ऐसा समाज है तो उस समय की कला एवं संस्कृति बहुत अच्छी होगी। स्थिर समाज, स्थिर, आर्थिक तौर पे मजबूत समाज। पैसा होगा तभी तो कुछ करोगे। आप ये बताओ, अपना घर हम बनाते हैं, घर बनाने के साथ साथ आपका घूमना टहलना आदान प्रदान सब कुछ अर्थ से जुड़ा। अर्थव्यवस्था के चारों ओर सभी व्यवस्थाएं घूमती हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। तो ओवरऑल जब समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और आर्थिक स्थिति तय करती है, बहुत सही। अभी आपने रूस यूक्रेन युद्ध आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने देखा कि गजा की क्या हालत की गई। इजराइल ने मारा तो पूरा ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, वहां के लोगों का कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ बची है तो बालू और मिट्टी बची है बस। इकोनॉमिक तौर पे तोड़ दिया, हर तरीके से तोड़ दिया। ध्यान से समझिएगा। रूस और यूक्रेन की हालत भी देखें, यूक्रेन बैकफुट पे है, जीत नहीं पाएगा इस युद्ध को। महाशक्ति के आगे कहां एक छोटा सा देश टिक पाएगा। वो तो दूसरों ने सपोर्ट कर रखा है, लड़ो लड़ो लड़ो। अच्छा, ये बात यूक्रेन को बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। यूक्रेन के पास एक दूरदर्शी नेता नहीं है। यूक्रेन का जो लीडरशिप है ना, वो लीडरशिप दूरदर्शी नहीं है। साहसी होना और लीडरशिप होना दोनों अलग अलग चीज है। लीडरशिप का काम होता है कि वो जाकर विजन को देखे कि यार आज में यदि कोई घटना घट रही है ना, आज कोई कार्य मैं कर रहा हूं ना, इस कार्य के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। जब तक ये चीज नहीं लीडरशिप समझेगी दूरगामी, आज वर्तमान को देखने के साथ साथ आप अपने आने वाले भविष्य को जब तक नहीं देख पाएंगे, आपके अंदर एक लीडर कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। और यह यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी रही। यही चीज इजराइल वालों के साथ, ईरान के साथ, यही चीजें फिलिस्तीन के साथ, सब जगह पे है। क्योंकि युद्ध में जब भी कोई देश जाता है फिर ये सब खत्म हो जाता है, शांति भंग हो जाती है, रचनात्मकता भंग हो जाती है, द्वंद्व युक्त हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। सब इनका विलोम शब्द आप लिख दीजिए, जितने विलोम शब्द है। और दूसरों के कंधों पे युद्ध नहीं लड़े जाते। आज रूस लड़ रहा है ना, तो अपने कंधों पे लड़ रहा है, तो दूसरों से के भरोसे नहीं बैठा। रूस की भी हालत भी खराब है। ऐसा नहीं कि रूस बहुत मजबूत देश हो गया, उसकी भी हालत खराब। इतने प्रतिबंध लग गए, इकोनॉमी चरमरा गई। आज जो है औने पौने दाम पे तेल बेचने के लिए वो खड़ा हो गया। मेरी बात समझिएगा। जब ये सब कुछ होगा तो ये सपोर्ट करेगा इसको, कला एवं संस्कृति को, आर्ट एंड कल्चर। उस समय फिर वहां पे चीजें डेवलप होंगी। एक चिंतनशील समाज विकसित होगा, एक तर्कशील समाज विकसित होगा, समाज का रहन सहन अच्छा होगा, समाज की वेशभूषा अच्छी होगी, समाज का खान पान अच्छा होगा, समाज त्योहारों को सेलिब्रेट करेगा, समाज में नई परंपराओं का विकास होगा, समाज भौतिक रूप से समृद्ध होगा। और जब भौतिक समृद्धि आती है तो वैज्ञानिक समृद्धि आती है। फिर आप साइंस टेक पे अपना पैसा लगाओगे, तकनीकी प्रगति पे पैसा लगाओगे। अब यूक्रेन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे बताओ। आप सूचना और संचार में पैसा लगाओगे, आप सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण करोगे। क्यों मुगल काल में ही ताजमहल बना, राजपूत काल में क्यों नहीं बना? क्यों लाल किला मुगल काल में आकर के बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। जब जब समाज, बाबर ने क्या किया बताओ? आया 4 साल उसने लड़ाई लड़ी, लड़ने के बाद चला गया। युद्धरत समाज कुछ नहीं करता। फतेहपुर सीकरी को अकबर इसलिए बसा पाया क्योंकि उसको एक टेन्योर मिला, शांति काल मिला, स्थिरता मिली, आर्थिक मजबूती मिली, सपोर्ट सिस्टम मिला। फिर अकबर के बाद जहांगीर ने भी यदि कुछ किया, बहुत ज्यादा तो नहीं किया लेकिन जितना कुछ भी किया, और फिर शाहजहां ने तो
स्वर्ण काल में लाके खड़ा कर दिया। तो कला एवं संस्कृति का विकास तब होगा जब समाज इन प्रतिमानों से युक्त होगा। ये जो प्रतिमान हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे आर्ट एंड कल्चर का बेस बनता है, उसकी नींव बनती है। वो एक तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक स्ट्रक्चरल वर्क होता है। जब मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? राजाओ एक बार देख लेते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो संकोच नहीं करना है। मेरी क्लास में ये चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, मैं पहले टॉपिक बताऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब तो देखो, मुझे पढ़ाने दो, आप टेंशन ना लो, आपके मन का डाउट रहेगा ही नहीं। आप तो अपने दिमाग से हटा ही दो, डाउट नाम की चीज खत्म कर दो। तो कला एवं संस्कृति आप थोड़ा बहुत समझे। यहां पे कला एवं संस्कृति में जैसे मैंने दो नाम लिखे, एक तो सभ्यता लिखा और एक मैंने संस्कृति लिखा। दोनों में अंतर है। सभ्यता बाह्य पक्ष है और संस्कृति आंतरिक पक्ष है। आगे चल के इनको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है। बाह्य पक्ष, आंतरिक पक्ष। आंतरिक मतलब जो हमारे अंदर रचा बसा है। ये आप देख रहे हैं ना, वेशभूषा, ये बाह्य पक्ष है। लेकिन जो मेरे अंदर का चिंतन चल रहा है वो मेरा आंतरिक पक्ष है। ये निरंतर होती है, सतत होती है, निरंतर सतत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। आप देखिए ना, आपके घर पे, आपके परिवार में विवाह की जो पद्धति होगी, वो विवाह की पद्धति आज आपने नहीं विकसित की है। उस विवाह की पद्धति, विवाहिक परंपराओं की बात कर रहा हूं। हां, अभी वर्तमान में चैलेंजेस भी मिल रहे हैं, जैसे वैश्वीकरण का चैलेंज, नए प्रतिमान। पहले कोर्ट मैरिज वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कोर्ट मैरिज आ गए हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की वैवाहिक पद्धति है, या इस्लाम का जो वैवाहिक पद्धति है, तो जो मौलिक प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो रिचुअल हैं, दो प्रकार की मान्यताएं होती हैं। एक तो वैदिक मान्यता और दूसरी लोक मान्यता। लोक मान्यता अलग अलग होती हैं। वैदिक विवाह जब आप करेंगे तो एक तो वैदिक तरीके से विवाह होता है, हमारे सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, वैदिक तरीके से विवाह होता है। लेकिन उसमें कुछ लोक परंपराएं निहित होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है और महाराष्ट्र में जाके विवाह करता है, तो वैदिक मान्यता तो एक जैसी होंगी, पूरे भारत में एक जैसी हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की लोक मान्यता है और जो महाराष्ट्र की लोक मान्यताएं हैं, वो दोनों अलग अलग होंगी। वहां पे विवाह की पद्धति में परिवर्तन आप देखेंगे। ये संस्कृति का हिस्सा है, ये कल्चर का हिस्सा, और ये सतत होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसमें परिवर्तन बहुत समय काल के बाद यदि होता, मॉडिफाइड होता है, पूरी तरीके से बदलता तो ये भी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई यहां पे। अब चलिए आते हैं थोड़ा सा आधारभूत समझ में। देखो, अब मैं धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें बीजारोपण करूंगा। अचानक से कर दूंगा, आप कहीं घबरा गए तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। विषय वस्तु बहुत आसान है, ध्यान से रखना। अब मैं कला एवं संस्कृति को 3 भागों में बांटता हूं। टॉपिक सब टॉपिक लिखना है ना आप लोगों को। चलिए टॉपिक सब टॉपिक थोड़ा सा लिख लेते हैं। आ जाइए टॉपिक सब टॉपिक को लिखने के लिए। कला एवं संस्कृति के टॉपिक सब टॉपिक में लिखवाऊंगा, तो मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं। कला एवं संस्कृति को 3 या 4 भागों में, देखते हैं कितने भागों में बांट पाता हूं। कला एवं संस्कृति को हम कुछ डिवाइड करेंगे। पहला डिवीजन है कला एवं संस्कृति का दृश्य कला, जो चीजें आप आंखों से देख पाते हैं, दृश्य कला। वैसे देखा जाए तो ये सभ्यता का हिस्सा है, इसको हम बांटते हैं दृश्य कला। ठीक है, पहला तो ये है। अब दृश्य कला में क्या क्या आएगा, यही तो टॉपिक सब टॉपिक में बांटेंगे हम। ठीक है, देखो कुछ चीजें अभी तक आपने पढ़ी होंगी, आपने जैसे भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ठीक है अपने तरीके से। दूसरा डिवीजन है प्रदर्शन कला, जिनका हम प्रदर्शन के माध्यम से अनुभूति कर पाते हैं। प्रदर्शन कला में जैसे संगीत आता है, संगीत प्रदर्शन की विषय वस्तु है ना। नृत्य प्रदर्शन की विषय वस्तु है, नृत्य भी प्रदर्शन की विषय। अब नृत्य फिर बहुत कुछ है नृत्य में,
ठीक है, पर मैं ऊपर ऊपर नाट्य कला, मार्शल आर्ट जिसे हम युद्ध कला कहते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो है, तो उन सबको हम एक बार देखेंगे। इसके बाद तीसरा जो मैं डिवीजन करने वाला हूं, पहला तो है आपका दृश्य कला, दूसरा है आपका प्रदर्शन कला, और तीसरा है हमारी संस्कृति, कल्चर। इसको हम भारतीय संस्कृति टर्म्स दे देते हैं, भारतीय संस्कृति। अब भारतीय संस्कृति में क्या आता है, जो हमारे पक्ष हैं, बहुत सारे विभिन्न पक्ष हैं भारतीय संस्कृति के, ध्यान से समझिए। जैसे जनजातियां हैं, अब जनजातियों का कुछ कल्चर है, ठीक है, जनजातियों के कल्चर को हम समझने का प्रयास करेंगे। जनजातियों के संगीत, जनजातियों के नृत्य, जनजातीय कला क्या है, जनजातीय भाषाएं क्या है ना, इन सबको हम समझेंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप है, उनका धर्म भी कई बार जो है कुछ मॉडिफाइड है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृति में ही हमारे यहाँ पे जो व्यापारिक कार्य होते थे, व्यापार होता था, व्यापार थे, व्यापारी थे, पहले श्रेष्ठी हुआ करते थे, वही बैंकर का काम करते थे। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसको हम बोलते हैं पीपल टू पीपल जो है, जो कनेक्टिविटी थी, एक देश का दूसरे देश के व्यापार, एक शासक का दूसरे शासक के साथ व्यापार। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं भारतीय संस्कृति में पहला, तो अब आगे आगे इसको और डिवाइड करेंगे। चौथा पॉइंट एक और डिवीजन कर लेते हैं, 4 भागों में डिवाइड करके हम पूरे के पूरे कला एवं संस्कृति वाली विषय वस्तु को पढ़ेंगे, और इसी से हमें समझ में आ जाएगा, आप लोग भी चीज़ों को समझना चालू कर देंगे। चौथा है मैं विविध में डाल देता हूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो विविध में, मिसलिनियस भी कुछ चीज़ें हम डाल देंगे, ठीक है। आमतौर पे हमें ज़्यादा जो वर्क करना है वो यहाँ पे करना है, दृश्य कला। दृश्य कला मतलब जिसे आप देख पाए। अब मैं यहाँ पे सब टॉपिक लिखता हूँ, पूरे कला एवं संस्कृति को हमने यहाँ पे इस भागों में बांट दिया। अच्छा, कला एवं संस्कृति की शुरुआत में रहेगी आधारभूत क्लास, वो अलग है, वो मैं अभी आपका लेता रहूंगा, वो डिस्कस करता रहूंगा। आधारभूत क्लास, आधारभूत अलग है, आधारभूत समझ अलग रहेगी आपकी। आधारभूत समझ में सब कुछ आ जाता है, फिर आप ये समझिए, मैं आधारभूत समझ को इसलिए अलग लेकर के चलूंगा। लिखते जाइएगा पेन कागज के साथ। हाँ, अभी सब टॉपिक आ रहे हैं भाई, सब कुछ समझना आप लोग, ठीक है। जब हम दृश्य कला की बात करेंगे तो दृश्य कला में सब टॉपिक एक बार कम से कम लिख लीजिए आप। दृश्य कला में पहला है पॉइंट वास्तुकला। वास्तुकला, इसी को हम स्थापत्य कला भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम स्थापत्य कहते हैं। और ये स्थापत्य, इसका भी विस्तार बहुत ज्यादा है, स्थापत्य, इसी में शिल्प कला भी आती है आपकी, ठीक है। और इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थापत्य कैसा था, मौर्य काल का स्थापत्य कैसा था, मौर्योत्तर काल का स्थापत्य कैसा था, गुप्त काल की वास्तुकला कैसी थी, मंदिरों की स्थिति, मंदिर निर्माण गुप्त काल से चालू होता है ना, तो यहीं पे आप उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, चाहे वो गंधार कला हो, चाहे मथुरा कला हो, इसके बाद आप दक्षिण भारत के द्रविड़ कला, मूर्ति कला, माफ करिएगा मूर्ति कला, इसी में मूर्ति कला, इसी में मैं 2 पॉइंट और ऐड कर देता हूं, शिल्प कला, शिल्प कला, मूर्तियों का निर्माण, ठीक है, मूर्ति कला, इसी के अंतर्गत आएंगी सारी चीजें। अभी इसको बहुत डिस्क्राइब किया जा सकता है, इसी में आपका मूर्ति कला आ जाता है। मूर्ति कला, मंदिरों में नागर कला, नागर, बेशर और द्रविड़, ये 3 मंदिर स्थापत्य आपके आते हैं। तो वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, ठीक है, इसी में वास्तुकला में ही मंदिर स्थापत्य भी आ जाएंगे आपके। चौथा मंदिर स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, जब मंदिर भर की बात नहीं होती, फिर स्तूप वगैरह भी हमें पढ़ना होता है, तो मतलब देखेंगे हम किस काल में, किस समय काल में क्या क्या चीजें रही हैं, एक साथ देख लेंगे। और इसी के बाद जो है अगला जो विषय वस्तु इसके साथ जुड़ता है, मूर्ति कला के साथ मृद भांड। मृद भांड से भी क्वेश्चन पूछता है। देखो, हमारे इतिहास को जानने के जो सर्वोत्तम साधन है मृद भांड है। मृद भांड के आधार पर भी हमारे इतिहास का विभाजन किया गया है, समय काल के बारे में जाना गया है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग मृद भांड, ठीक है। मृद भांड में मिट्टी के बर्तन भी होते थे, साथ ही आप देखेंगे जो पूरे समय काल को समझेंगे तो समय काल में मोहरें भी चलती थी। आज भी मुहर चलती ना, स्टैंप जो होती है, मुहर, कांस्य मूर्तियां, टेराकोटा की मिट्टियां, मृद भांड, आभूषण,
ये सब चीजें जो है उसके अंतर्गत। इसी टाइम काल में शिलालेख है, सब इसी में दृश्य कला के अंतर्गत है। शिलालेख और अभिलेख, शिलालेख और अभिलेख, शिलालेख और अभिलेख, ये भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। शिलालेख और अभिलेख, साथ ही सिक्के, ये बहुत बड़ा, ये पूरा का पूरा मेंस का भी एक क्वेश्चन निकल के आता है। सिक्के भी दृश्य कला में आते हैं। हर समय काल में सिक्कों का स्वरूप बदलता रहा है, प्राचीन काल में, मध्य काल में, हर टाइम पीरियड पे, और फिर आधुनिक काल पे। रोमन सिक्के, इन सबको देखेंगे एक बार। हर एक शासक काल के अलग अलग सिक्के थे और उस सिक्कों से भी हम काल विभाजन समझते हैं, इतिहास के बारे में सही जानकारी हमें मिलती है। दृश्य कला में एक कला और आती है आपकी चित्रकला। चित्रकला भी आपका दृश्य कला का ही एक स्वरूप है, इससे जुड़ा हुआ है चित्रकला। इसके साथ ही आपकी है, अगली कला है आपकी हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, ठीक है। चौथा आपका है हस्तशिल्प। अच्छा, इसी में हम जो है पढ़ लेंगे डिटेल में यूनेस्को के बारे में। मैं यूनेस्को भी यहीं पे पढ़ाऊंगा आपको, यूनेस्को। और यूनेस्को के कई सारे, इसमें तो अब मतलब इतना कंटेंट बढ़ चुका है। एक तो है विश्व विरासत स्थल, विरासत स्थल, ठीक है। 43 हो चुके हैं अभी भारत में, संख्या समय के साथ बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती रहती है। अब आपको इसको अपडेट करते रहना। विश्व विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अभी महाकुंभ हुआ ना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, विरासत। अच्छा, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है ना, हम यूनेस्को के साथ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये दृश्य कला नहीं है, ये आपकी जो है प्रदर्शन कला के अंतर्गत आती है ना। विश्व धरोहर स्थल जितने भी आपके हैं, विश्व विरासत स्थल, विश्व धरोहर स्थल, ये तो हम विजिबल, इसको देख लेते हैं, है ना। आप अभी बोध गया चले जाइए, महाबोधि मंदिर देख लीजिए, है ना। आप जो है अजंता एलोरा की गुफाएं देख लीजिए, असम के मोइदम्स देख लीजिए, धौलावीरा को देख लीजिए, विश्व विरासत स्थल। लेकिन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को आपको देखना है, आपको गरबा देखना है, महाकुंभ देखना है, तो दुर्गा पूजा देखना है, तो आपको प्रदर्शन कला, उसको देखने में आपको वो, ठीक है। तो लेकिन मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा, मैं इसको क्लब करके आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्लब करके आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं। और इसमें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, अभी आपको पता है कि वो 3 बुकें हैं ना हमारी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, रामचरितमानस और आपका जो है सृहृदय लोचन, पंचतंत्र, ये सब तो इसी के साथ यूनेस्को में जुड़ जाएंगी। अभी आपका जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के बाद सांस्कृतिक धरोहरें बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट की गई हैं, जैसे ग्वालियर को, कोझिकोड को साहित्यिक शहर घोषित किया गया, ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया। तो मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, अब ये यूनेस्को को हमें अच्छे से पढ़ना है। हम यूनेस्को के टॉपिक को बढ़िया डिटेल्स पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन हर बार 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं, यहाँ से प्री में भी, मेंस में भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा रहेंगे, तो लगभग ये सारी पॉइंट आपके दृश्य कला के अंतर्गत रहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला का मतलब है जिसे प्रदर्शित किया जा सके। तो प्रदर्शन कला जो है आपकी, अब ये मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रदर्शन कला हो गया, भारतीय संस्कृति में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, अगले उसमें हम सब टॉपिक और अभी डिस्कस करेंगे। अभी आधारभूत सेशन है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आप इसको समझ जाएंगे कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, मेरा क्या तरीका है, और कैसा लगा आपको आर्ट एंड कल्चर का पहला क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए।